तो स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग। तो आज हम लोग 12th का यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर आपको 3 चैप्टर हैं। उन 3 चैप्टर का जितना हो सके उतना क्विक रिवीजन लेंगे हम लोग। मतलब मैं ये बताऊंगा आपको कि इस पॉइंट पे आपने फोकस करना है, ये वाला पॉइंट आपको याद है या नहीं है, ये पॉइंट आपने देखा है या नहीं। फास्ट चलेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो तीनों चैप्टर को अगर हम लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं क्या, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये यूनिट निकालो फर्स्ट। सब में पहले आपने याद रखना है कि इस यूनिट के स्टार्टिंग में यहां पे जो साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है उनका नाम है पंचनन माहेश्वरी। देखो एक्चुअल में पंचनन माहेश्वरी का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग और अच्छे से पढ़ते थे सेक्सुअल ये स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, तो वहां पर वो बातें नहीं है अब। तो यहां से कोरिलेट करके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कौन से क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। देखो इन्होंने जो काम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इस सेकंड पैराग्राफ में देखते चलना है अभी आपने, और मैं जो बोल रहा हूं जिनको नहीं पता है उन्होंने अंडरलाइन करना उन चीजों को। ये तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड, ये मिला क्या देखो अभी, ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियोज, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस डेज टिश्यू कल्चर हैज बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस, ठीक है। हिज वर्क ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, आप अगला पॉइंट, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इन इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वोन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। ये पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो क्वेश्चन पंचनन माहेश्वरी के ऊपर अगर पूछा गया तो ये पूछा जाता है कि ये टिश्यू फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन ये किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, ये समझ में आया आपको अच्छे से। दूसरी बात गौर से देखो इधर अभी, हाँ नीचे के पैराग्राफ में देखो थर्ड लाइन में देखो, ही एनकरेज्ड जनरल एजुकेशन एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश बाय एनसीईआरटी इन 1964। तो ये वाला पे पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कौन क्या किया। अब सेम चीज पूछी जा सकती है रामदेव मिश्रा के बारे में, जो इकोलॉजी का यूनिट है ना, वहां पे कि उन्होंने कौन सी कमिटी फॉर्म की थी और वही आगे चलकर कौन सी वही कमिटी मतलब मिनिस्ट्री में चेंज हो गई, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है, वो वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे यहां पे भी आ सकता है। ये क्लियर हुआ। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, हालांकि बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन ये वाले पॉइंट पे आपने गौर करना है। चलो आ जाओ, अब अगला जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब गौर से सुनो कि इस सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। तो देखो इस टॉपिक को जहन में रखते हुए एग्जामिनर इस टॉपिक के अंदर के किसी प्लांट का एग्जाम्पल देकर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्लांट किस डिवीजन से बिलोंग करता है। अब बच्चा है ना वहां पे सोचना स्टार्ट कर देता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि ज़ोस्टेरा क्या है, आप समझो गौर से सुनो, ज़ोस्टेरा क्या है, तो अब हमको तुरंत पता चल रहा है कि वो पानी वाला प्लांट है। तो अब बच्चा सोचना स्टार्ट करता है अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अरे जिम्नोस्पर्म तो नहीं हो सकता, हाँ लेकिन सर टेरिडोफाइट तक कोई हो सकता है। लेकिन उसने ये बात याद रखना है कि चैप्टर का नाम ही फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब जितने प्लांट के एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं सबके सब एंजियोस्पर्म है। ज़ोस्टेरा भी एंजियोस्पर्म, गौर से सुनो अभी। उसके बाद वैलिस्नेरिया भी एंजियोस्पर्म, हाइड्रिला भी एंजियोस्पर्म। समझ में आ रहा है, ये सभी प्लांट्स हैं ये।
किन पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? ये वाली बात। नेक्स्ट, अब देखो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है इसमें उतनी ज्यादा चीजें नहीं है, मतलब कि ये फिलोसॉफिकल बातें की है इसने कि फ्लावर कैसे फैसिनेटिंग करता है वगैरह, ये वाली बातें। फिर फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फिर वो कहां कहां पर यूज किया जाता है फ्लावर को वगैरह, ये बातें। अब जो 1.2 वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है उसने प्री फर्टिलाइजेशन, राइट। अब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इधर, देखो सब बच्चे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात चल रही है, तो इन्होंने जो लैंडमार्क कंसीडर किया है वो फर्टिलाइजेशन को कंसीडर किया है। उससे पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या है, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो इनिशियल बातें जो की है उसने कि एक वेजिटेटिव, मतलब कि स्पेसिफिकली जो वेजिटेटिव बर्ड है उसका कन्वर्जन सेक्सुअल बर्ड में कैसे होता है, ये बातें कुछ यहां पर इस पॉइंट में की गई है। ठीक है, तो देखो मैं कुछ बातें पढ़ रहा हूं आपको कि देखो, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग द फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब फ्लावर आपको दिख रहा है उससे बहुत पहले वो डिसीजन लिया गया है कि अब फ्लावर बनने वाला है। इसका मतलब क्या है, देखो इस लाइन का हिडन मीनिंग ये है कि सर इसका मतलब ये है कि अब उस प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, अब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होने के लिए अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सर इस प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है? तो हम बोलेंगे सर हमको इसमें फ्लावर दिखता है, तो वो बोल रहा है कि फ्लावर जो दिख रहा है हमको, वो फ्लावर बनाने का डिसीजन बहुत पहले ले लिया वाला है, मतलब पहले ही हुआ है वो डिसीजन। ठीक है, अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो, सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। प्राइमोर्डियम बोले तो इनिशियल चीज को प्राइमोर्डियम बोलते हैं। जैसा देखो लीफ प्राइमोर्डियम बोलते उससे आगे चलकर लीफ, प्रॉपर लीफ बनेगा, वैसे फ्लोरल प्राइमोर्डियम उससे आगे चलकर फ्लावर बनेगा। तो अब यहां पे जो पॉइंट पूछा जाएगा वो ये है कि हार्मोन का तो रिक्वायरमेंट है और उसके साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक है, अब इन्फ्लोरेसेंस वगैरह जो फॉर्म, अब ये बाकी की बातें तो ठीक है। ठीक है, फिर अगली जो हेडिंग है देखो, अब 1.2 वाला पोर्शन जो है ना वो प्री फर्टिलाइजेशन है। अब 1.2.1 लिखा है उसने, 1.2.1 लिखा है। 1.2.1 का मीनिंग है कि अब वहां पर आपको फ्लावर के अंदर स्टेमन की बात की जा रही है। अब किसकी बात की जा रही है? स्टेमन की। तो स्टेमन के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। सब में पहला पॉइंट वहां पे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया हुआ है वो है प्रॉक्सिमल। देखो कहां लिखा हुआ है कि स्टेमन का प्रॉक्सिमल जो एंड है वो जुड़ा हुआ रहता है किससे? थैलेमस से। और डिस्टल एंड, आप देखो गौर से सुनो, स्टेमन के अंदर फिलामेंट जो है, फिलामेंट ये मतलब स्टेराइल पार्ट है, एंथर फर्टाइल पार्ट है। तो मतलब सर ये जो फिलामेंट है इसको अगर हम लोग कट करके देखेंगे तो सर उसके अंदर सिर्फ हमको वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। मतलब क्या है कि फूड को ले जाने वाली चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब हो गया कि उसका तो कोई काम रिप्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है। तो अब ये बोल रहे हैं कि कंसीडर करो कि वो जो फिलामेंट है वो फिलामेंट के दो एंड है। बॉडी से जो जुड़ी हुई चीजें रहती है, बॉडी के नजदीक जो है वो प्रॉक्सिमल रहता है, बॉडी से जो दूर है वो डिस्टल रहता है। तो जो प्रॉक्सिमल वाला जो है ना, जो प्रॉक्सिमल की जो बातें कर रहे हैं हम लोग, तो प्रॉक्सिमल वाला एंड जो है ना वो थैलेमस से जुड़ा हुआ है और डिस्टल वाला एंड एंथर से जुड़ा हुआ है। याद रह जाएगा ये? ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब देखो यहां तक समझ में आया ना आपको? अगला बात देखो, अगला पैराग्राफ ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, ये बाइलोब्ड है। तो अब यहां पर जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर देगा वो 4-5 सेंटेंस लिख कर देगा। तो 4-5 सेंटेंस में से, अब क्योंकि अब ये बाकी ये बच्चे तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ऐसा लगता है उसको कि भाई ये बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है वगैरह, ये वाली बातें। लेकिन वो कुछ पॉइंट्स ऐसे साथ में देगा और उनमें से एक पॉइंट को ट्विस्ट कर देगा और फिर नीचे लिखेगा इनमें से ABC करेक्ट है, BCD करेक्ट है, ये वाली पॉइंट पूछेगा। ठीक है, अगली बात देखो, अब 4 उसके अंदर क्या है? साइड टेट्रागोनल बोल रहा है वो, स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया।
क्योंकि 4 का जिक्र है तो जिया वर्ड यूज किया है, एक के लिए जियम बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, एक लोब में कितने हैं? 2। अब गौर से सुनो कि ईच लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए वर्ड यूज करेंगे थिका, तो अभी एक में कितने हो गए? 2, इसलिए डाइथिकस। समझे? ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर इनटू, अब देखो यही माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम आगे चलकर बदल जाएगा। कब बदलेगा सर? जब इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, तो अब इसी का नाम पोलन सैक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में यहां पर जो फेवरेट क्वेश्चन बनने के जो चांस हैं वो ये है कि कौन कौन से लेयर हैं, और आउटर टू इनर लेयर के बारे में पूछेगा आपको कि सब में बाहर कौन है? एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर कौन है? एंडोथेशियम, फिर मिडल लेयर और फिर टैपेटम, और हर एक के इंडिविजुअल रिलेटेड वो लाइन आएगी अब यहां की उठकर। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल के तौर पे द एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम, मिला के देखो जो मैं पढ़ रहा हूं, द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, ये वाला क्वेश्चन आएगा। आउटर 3 लेयर का मतलब क्या हो गया? देखो अब इसमें एपिडर्मिस भी हो गया, एंडोथेशियम भी हो गया, मिडल लेयर भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में मिडल लेयर का काम फूड प्रोवाइड करना है, लेकिन एनसीईआरटी ने अब यहां पे लिख दिया तो आपको ये इस तरह से याद रखना लगेगा। क्लियर हुआ या नहीं? देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखो, एंड हेल्प इन द डेहिसंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, और डेहिसंस के लिए जो मेन लेयर का इन्वॉल्वमेंट है वो एंडोथेशियम है, लेकिन इसने सबको कंसीडर कर लिया है यहां पे। ठीक है, अब देखो, द इनर मोस्ट लेयर द टैपेटम, इट नरिशेस द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, सेल ऑफ द टैपेटम पजेस, अब ये इंपॉर्टेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब टैपेटम की प्रॉपर्टी के बारे में ये आपने अच्छे से देखा है क्या? देखो याद है क्या ये चीजें? देखो अभी याद रहना चाहिए ये चीजें। ठीक है, आगे देखो, कैन यू थिंक, अब ये कैन यू थिंक हाउ टैपेटम सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड, तो अब यहां पर ये वाली जो बात है गौर से सुनो, अभी यहां पर मीनिंग ये है कि सर यहां पर उस टैपेटम की सेल में साइटो मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसके वजह से वहां का सेल बाइन्यूक्लिएट हो गया। याद रह रहा है अभी? क्योंकि देखो गौर से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इसी को बोलते हैं एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। गौर से सुनो, और दूसरी बात याद रखना है, अगर पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन होती है तो उसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। तो यहां पर पॉली क्या बोल रहे हैं हम लोग कि पॉलीटीन वाली भी कंडीशन अवेलेबल है, मतलब कि पॉलीप्लॉइडी जो हो रहा है वो भी रहता है, लेकिन एनसीईआरटी ने पॉलीप्लॉइडी का जिक्र नहीं किया, यहां पे सिर्फ किसका जिक्र किया है? मतलब बाइन्यूक्लिएटेड का। और याद रखो जब मैंने पढ़ाया था तो आपको ये बात बताई थी मैंने कि एक बंदे को बहुत सारे अगर काम दे रहे हैं हम लोग तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि अब उसके काम ज्यादा है और लोग भी अगर नहीं बढ़ा सकते तो उस बंदे की अपनी इफिशिएंसी बढ़ाना लगेगा। सेम चीज टैपेटम के साथ हो रही है। टैपेटम के बहुत सारे काम हैं और टैपेटम के बहुत सारे काम करने के लिए एक ही लेयर है। अब उस लेयर को अपनी क्या बढ़ाना लग रहा है? इफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूं अगर आपको नहीं पता है तो लिखते चलो, वो लिखने के लिए परमिशन है आपको। क्या बोला मैंने? बोलो कि यहां पे इसको क्या बोलेंगे? एफएनडी। एफएनडी का मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सर न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है तभी तो सेल बाइन्यूक्लिएट हुई। हाँ, लेकिन सर अगर आगे की बात करेंगे हम लोग, आगे की बात करेंगे हम लोग, तो हम क्या बोल रहे हैं? एंडोमाइटोसिस की बात कर रहे हैं। तो वहां पर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आएगी। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अलग होती है, पॉलीटीन अलग होता है। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि सेल का न्यूक्लियस का नंबर, न्यूक्लियस में 2n से 4n हो जाना, न्यूक्लियस तो वही है, फिर आगे बढ़ जाना, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। याद आ रहा है आपको? जैसा ट्रिटिकम एस्टिवम है, देखो 6n है, वीट गेहूं, ठीक है, तो वो पॉलीप्लॉइडी है वो। ट्रिटिकम एस्टिवम याद आ रहा है आपको? द लिविंग वर्ल्ड में दिया हुआ है उसका टेबल में। हाँ ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब आगे देखो, व्हेन एंथर इज यंग, ठीक है, अब स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, इसके बारे में आप पता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये बातें की है। गौर से सुनो, अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं देखो
कि अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहां पर देखो कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उन ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और उसका जो हर एक सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब आगे चलकर उसी को हम लोग बोलेंगे एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसको बोलेंगे पीएमसी, पोलन मदर सेल, या उसी का तीसरा नाम है पोटेंशियल पोलन। देखो यहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, देखो each cell of the sporogenous tissue is capable giving rise to microspora, each one is potential pollen। देखो ये तीन वर्ड बच्चा ये भूल जाता है, पोटेंशियल पोलन उसी का नाम है। पोटेंशियल बोले तो ताकत, कि पोलन ग्रेन बनाने की ताकत उस सेल में है, इसलिए उसको पोटेंशियल पोलन। और देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, और आगे चलकर मैंने क्या बोला, इसी से पोलन ग्रेन बनने वाला है तो इसको पीएमसी भी बोलते हैं, पोलन मदर सेल बोलेंगे। तीन नाम है, ठीक है। अब देखो, और हमने आपको बोला कि अब ये जितने भी पोटेंशियल पोलन है, अब गौर से सुनो, यहां पे पोटेंशियल पोलन का मतलब यह है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहने वाला हर एक सेल के अंदर कैपेसिटी है, मतलब हर एक सेल पोलन ग्रेन बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा और फर्दर उससे पोलन ग्रेन बनेगा। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फीमेल जब मतलब एम्ब्रियो सैक की, मतलब जब हम लोग बात करेंगे किसकी, ओवरी की, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल की बात करेंगे, ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है, तो हर एक न्यूसेलस के सेल से फीमेल मतलब हर एक न्यूसेलस के सेल को हम लोग मेगास्पोर मदर सेल नहीं बोलेंगे, एक को ही बोलेंगे। ये डिफरेंशिएट है यहां पे। फिर उसके बाद अब इसमें क्या होगा, 2n है, उसमें होगा मियोसिस। क्या होगा, अब जैसे मियोसिस हुआ तो अब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, लेकिन ये 4 बनने वाले माइक्रोस्पोर अलग अलग नहीं रहते, जुड़े हुए रहते, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। लेकिन गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए रहते हैं, और इस कैलोज को ब्रेक करने वाला कैलेज एंजाइम ये भी टैपेटम बनाता है, ठीक है। अब गौर से सुनो, लेकिन जनरली हम लोग टेट्राड की बात कहां नहीं करते हैं, हम लोग बात नहीं करते मेगास्पोर में बनते वक्त में, लेकिन आपको वो बात करना लगेगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी ने मेगास्पोर डायड और मेगास्पोर टेट्राड लिखा हुआ है, फिगर में लिखा हुआ है। देखो मैं बता रहा हूं, इधर देखो, अब आ जाओ, अगर जिनके पास ये पेज है तो देखो, अभी पेज नंबर, अभी आप पेज नंबर 10 पे आओ। देखो पहली फिगर देखो आप 10 की, यहां की, इसके बाजू में क्या लिखा है देखो, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। देखो नीचे मेगास्पोर मदर सेल लिखा हुआ है। हाँ, अब अगले पेज में देखो, ए में मेगास्पोर डायड। देखो बच्चा ये याद ही नहीं रखता, ये भूल जाता है, इसको लिखा हुआ। फिर आगे देखो, आगे की फिगर में क्या लिखा हुआ है, हाँ मतलब टेट्राड वाला वर्ड है ना, दोनों तरफ भी यूज करेंगे, लेकिन ज्यादा एम्फोसाइज जो रहता है हमारा वो मेल के रिलेटेड रहता है, इसीलिए याद रखो कि इधर भी वर्ड यूज किया है। और देखो यहां पर मेगास्पोर डायड बन रहा है ना, इसका मतलब सर उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। अब जो 2 डायड का हर एक सेल है ना, हर एक सेल में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, और 1 से 2 बनेंगे और उससे 2 बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4। इसका जिक्र चल रहा हो। अब 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा, उसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। वो आगे का हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? तो एक एक चैप्टर आप देखो, पूरी बातें मैं समझा रहा हूं, आपको समझ ना लगेगा आपको अच्छे से। उसके बाद अब मेगास्पोर जो बना वो मतलब माइक्रोस्पोर जो बना वो 4 है। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर गौर से सुनो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड से चेंजेस किए जाएंगे, मतलब अंदर से भी बाहर से भी। ये जब दोनों तरह के चेंजेस कंप्लीट होंगे तो अब उस माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है, मतलब माइक्रोस्पोर का ही अब नाम बदल कर हो जाएगा पोलन ग्रेन। समझे? पर उसके लिए 2 शर्तें हैं रिक्वायर्ड। एक, बाहर से आपको चेंज करना लगेगा, मतलब मैं समझाते वक्त ऐसा बोलता हूं कि बाहर से मेकअप करते हैं उसको। मेकअप करने का मतलब यह है कि कुछ चीजें वहां पर लाकर डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही मेकअप कर देंगे तो अब जो असल चेहरा है वो छुप जाएगा। तो पहला जो माइक्रोस्पोर था अब चेंज हो गया, तो अब वो जो कोटिंग है, अब कोटिंग के अंदर फिर हम लोग बोलेंगे कि अब वो एक्चुअल में वो सेल वॉल ही है, लेकिन बाहर वाली जो लेयर है उसको एक्साइन बोलेंगे, अंदर वाली को इंटाइन बोलेंगे। अब एक्साइन का मतलब अब आपको तुरंत समझ में आ गया कि सर वहां पे स्पोरोपोलिनिन होगा, ठीक है। और पूरी तरह से कवर्ड नहीं होता है एक्साइन,
वो जहां जहां पे गैप है उसी का नाम जर्म पोर है। याद आ रहा है? ये बात याद रखना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो पोलन ग्रेन के बारे में जो बोल रहा है कि यहां पर देखो कि इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस के बारे में बात कर रहा है, तो बताओ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, याद आ रहा है आपको? ये मालवेसी का मेंबर है, याद आ रहा है कि नहीं? देखो कॉटन फैमिली के अंदर देखा था हम लोगों ने, कॉटन भी मालवेसी का मेंबर था, हिबिस्कस भी मालवेसी का मेंबर है, और ओखरा भिंडी भी, याद आ रहा है? और हम लोगों ने बोला था कि वहां पे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, ऐसे याद आ जाना चाहिए आपको तुरंत। मालवेसी को ही सर हम लोगों ने कॉटन फैमिली बोला था, सर उसको मैलो फैमिली बोला था, ऐसे याद आ जाना चाहिए। कॉटन का सर साइंटिफिक नेम गॉसिपियम है, गॉसिपियम मतलब कॉटन के रिलेटेड बात करते हैं। सर हिबिस्कस का मतलब, ये हिबिस्कस का नाम ही उसका हिबिस्कस है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, हिबिस्कस बोलते हैं उसको। और तीसरा जो बोला हम लोग ओखरा भिंडी, उसको बोलते हैं अबेलमॉस्कस स्कुलेंटस, ठीक है, ये याद रखना है भी आपने। नेक्स्ट आ जाओ, आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग, गौर से सुनो। अब पोलन ग्रेन का साइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये फैक्चुअल डेटा है, तो अब देखो फैक्चुअल डेटा उसने अगर पूछा तो वन लाइनर क्वेश्चन बना सकता है, या तो इस फैक्चुअल डेटा को वो कॉलम वाइज बना सकता है, तो कॉलम के अंदर लिख कर देगा 5-6 चीजें पोलन ग्रेन के रिलेटेड, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कितना है बोलो, 25 to 50 माइक्रोमीटर, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶, याद आ रहा है कि आपको? इस माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखो कि ऐसी चीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना लगेगा तब आपको क्लियर दिखेगा स्ट्रक्चर। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी ऊपर देखो क्या लिख रही है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पोलन ग्रेन, मतलब ये एक्चुअल में ऐसे पोलन ग्रेन अंडर द माइक्रोस्कोप दिखते हैं ये वाले, और इसी को एनसीईआरटी बोल रहा है कि वो फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, बोल रहा है आगे, ठीक है। आगे देखो कि अब यहां पर के अब फिर क्या बोल रहा है कि एक्साइन की बात कर रहा है, तो एक्साइन के अंदर क्या है बोल रहा है, स्पोरोपोलिनिन, याद रखो स्पोरोपोलिनिन जो है ये एक्चुअल में बनाने वाला भी टैपेटम है, पहले प्रो यूबिश बॉडी बनती है फिर यूबिश बॉडी बनती है, तो और ये क्या बना, कौन बना रहा है, ये टैपेटम ही बनाता है, टैपेटम ही बनाता है। और ये याद रखो कि ये मतलब क्या है, ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है आगे चलकर, मतलब लिपिडिस नेचर का होता है, ठीक है जनरली। आगे देखो, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, मतलब बताओ कि पूरे स्पोरोपोलिन पूरे की पूरी तरह से कवर कर रहा है क्या, बीच बीच में क्या है, गैप है, गैप है, मतलब जो जिससे छोड़ा हुआ है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, वो कुछ कुछ जगह पे मतलब कुछ कुछ जगह पे स्पोरोपोलिन नहीं है, जहां पे नहीं है उसी का नाम जर्म पोर है। फिर मैंने आपको और अच्छे से समझाया था कि अगर डाइकॉट की अगर आप बात करोगे तो उसमें 3 जर्म पोर होते हैं, उसीलिए उसको बोलते हैं ट्राइकॉल्पिट, और एक जर्म पोर अगर रहता है तो उसको बोलते हैं मोनोकॉल्पिट, याद रह जा रहा है। देखो अब इधर आगे, अब आगे इंटाइन की बात की है, इंटाइन जो है वो पेक्टोसेल्यूलोजिक होता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। आगे देखो, अब आगे अब उसके अंदर ये बाहर वाला कवरिंग कर दिया हम लोगों ने, तो अब इसका मतलब बाहर का कंप्लीट हो गया। अब अंदर क्या होगा, तो अंदर जो न्यूक्लियस है अब उसके अंदर अनइक्वल डिवीजन होगा, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है असिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, वो फिगर में वर्ड यूज किया है, देखो यहां पे असिमेट्रिकल स्पिंडल बन रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि सर 2 अलग अलग शेप के अलग अलग साइज के सेल बनेंगे, तो अब जो 2 सेल बनेंगे उससे एक सेल का नाम वेजिटेटिव सेल है, दूसरे सेल का नाम जनरेटिव सेल है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बार मैं बोल रहा हूं और एक बार बता रहा हूं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। देखो अब क्या लिख रहा है, देखो गौर से सुनो, यहां पे जनरेटिव सेल का पढ़ रहा हूं मैं, यहां देखो क्या, ये याद ही करना है आपने, स्मॉल एंड फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटा है साइज में, इसीलिए वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन टेस्ट को रिवर्स कर देगा, वो वेजिटेटिव सेल फ्लोट इन जनरेटिव सेल, रॉन्ग हो जाएगा ना, वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और कैसा है, इसी कैसे, वो स्मॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और इट इज स्पिंडल शेप। किसकी बात चल रही है अभी, समझ में आ रहा है? अब देखो, इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है आपको? अब आगे देखो, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ऊपर का पढ़ रहा हूं मैं आपको, बड़ा है,
हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, एंड ये इंपॉर्टेंट है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस किसका है? वेजिटेटिव सेल का। तो अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन खेलेगा, देखो गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जामिनर क्या करेगा पता है? सुनो, वो क्या करेगा कि जनरेटिव सेल का, गौर से सुनो अभी, जनरेटिव सेल का शेप स्पिंडल शेप ऐसा बोलेगा, बरोबर है ना? लेकिन अब वो लिखेगा कि जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का शेप स्पिंडल शेप है। समझे या नहीं? क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में क्या किया उन्होंने? किसकी बात की? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कैसा है? मतलब वहां पे उसका शेप लिखा। अब बच्चा नीचे भी क्या बोलता है? नीचे शेप लिख रहा है, वो भी न्यूक्लियस का होगा? नहीं है, वो सेल का शेप है। नहीं समझ रहा है शायद। मैं कहां पे क्वेश्चन बना देगा वो बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में किस तरह से सोचता है। और फिर मैंने बोला था कि 60% जो है प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में क्या होगा? पोलन ग्रेन, मतलब वहां से निकल जाएगा, शट ऑफ होगा और उधर जाकर लैंड करेगा। लेकिन 40% प्लांट में 3 सेल स्टेज में। याद रह जाएगा, ये फैक्चुअल डेटा है, याद रखो। अब आगे वाली बातें जो है ये एनसीईआरटी ने पोलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की। पोलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की है। तो इसमें याद रखना है, यहां पर वो एरो एलर्जन का जिक्र कर रहा है कि पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी हो सकती है। तो मैंने आपको कुछ एडिशनल नाम बताए थे, कैप्स, याद आ रहा है क्या? चीनोपोडियम, अमेरंथस, सॉर्गम, पार्थेनियम, ठीक है, और एक बोला था एम्ब्रोशिया। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ एक का ही जिक्र किया यहां पे, पार्थेनियम। और यहां पे एक जो वर्ड यूज किया उसने, वो यूबिक्विटस वर्ड यूज किया है। यूबिक्विटस का मतलब एवरीवेयर, हर जगह पे आपको पार्थेनियम का पौधा मिलेगा। और पार्थेनियम के पौधे से पोलन ग्रेन जो निकल रहे हैं, उस पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी होने के चांसेस है। तो यहां पर एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। देखो वर्ड का मिल रहा है आपको, ठीक है, ऊपर पहले लाइन में लास्ट का वर्ड देखो। मतलब एफ्लिक्शन का मतलब समझ में आता है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और इसकी वजह से क्या होते हैं? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की भी बात कर रहा है, जैसा कि एस्मा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो यहां पर सिंपल ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्रॉनिक डिसऑर्डर कौन कौन से कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी यूबिक्विटस का मतलब एवरीवेयर, और पार्थेनियम को भी क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैरेट ग्रास बोलते हैं। और इसका पूरा नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये आपको इकोलॉजी में दिया हुआ है, पार्थेनियम। और याद रखो, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस ये एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। किसका मेंबर है ये? एस्ट्रेसी का मेंबर है। देखो कितनी बातें बता रहा हूं मैं अभी आपको। एस्ट्रेसी का मेंबर सनफ्लावर भी है। एस्ट्रेसी का मेंबर कौन है? मैरीगोल्ड भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब बातें याद रखना है भी आपने। आगे आ जाओ। अब आगे के पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने अब इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू रिलेटेड बातें की है। मतलब पोलन ग्रेन को एज ए एनर्जी सोर्स भी यूज किया जा सकता है। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जब एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली जो एथलीट्स हैं और रेस हॉर्सेस हैं, इनको भी पोलन टैबलेट दी जाती है ताकि उनसे एनर्जी मिल सके। ये वाली बातें की है। और नीचे एनसीईआरटी ने कुछ फिगर बताए हैं, मतलब जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है पोलन ग्रेन के रिलेटेड। तो देखो उसमें बी पोलन लिखा हुआ है, फ्रॉम इंग्लैंड लिखा हुआ है। तो अब देखो नीचे ओजेड लिखा हुआ है। देखो ओजेड का मतलब आउंस होता है, मतलब एक मेजरमेंट का पैरामीटर, नियर अबाउट 28 ग्राम का एक आउंस होता है, 28.34 ग्राम रहता है, लेकिन उसको एक आउंस बोलते हैं, ठीक है। उस तरह के टैबलेट के बारे में बात की है। नीचे एनसीईआरटी ने जो बात की है, जिसपे बार बार क्वेश्चन आपको भी आ रहा है और आपने बहुत बार ये सॉल्व भी किया है, कि वायबिलिटी की बात की है। पहले गौर से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। वायबिलिटी का कोई भी कंसर्न स्पोरोपोलिनिन के साथ नहीं है। एग्जामिनर उसके साथ कोरिलेट करके डालेगा आपको, और बच्चा बोलता है इतना रेजिस्टेंस है वो, मतलब किसी से डिग्रेड नहीं हो रहा, तो मतलब वो भी क्या कर रहा होगा? वायबिलिटी में मदद कर रहा होगा। नहीं, वायबिलिटी का जो उसकी वायबिलिटी है वो उसके जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? उसका जो इनहेरेंट पैटर्न है उस पर करेगा वो। बाहर तो स्पोरोपोलिन हर एक के है, फिर हर एक की वायबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए थी, अलग अलग क्यों है फिर? क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? तो आपके एनसीईआरटी समझाने के लिए 2 एग्जांपल दिए। व्हीट और राइस जो है, इसकी वायबिलिटी क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का? और से सुनो, अभी विद इन 30 मिनट है
तो यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, मोर देन 30 मिनट कर देगा। तो वहां पे आपको पढ़ना लगेगा अच्छे से, विद इन लिखा हुआ है वहां पे 30 मिनट के अंदर। तो 30 मिनट इनके अंदर जनरली जो पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है। तो 30 मिनट के अंदर पोलन ग्रेन आकर लैंड करना चाहिए। ये कितना 30 मिनट बोले तो सोचो अभी आधे घंटे के अंदर। तो ये ज्यादातर यहां पे सक्सेस मिलने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए राइस और व्हीट के अंदर बर्ड पॉलिनेशन होता है। बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर आगे एनसीईआरटी ने जो आपके दिया हुआ है वो रोजेसी, सोलैनेसी और लेग्यूमिनेसी, इनके बारे में बोला है। लेकिन उनके बारे में भी क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, देखो कि वायबिलिटी फॉर मंथ्स लिखा है, ओनली मंथ्स नहीं लिखा, मतलब महीनों तक होती है। ठीक है, इसलिए मैंने वर्डिंग ऐसा हम लोगों ने ट्रिक बताई थी। देखो रो, ले और सोजा महीनों तक। रो बोले तो रोजेसी RO, सो बोले तो सोलैनिसी, कब तक सोजा सो, और रो ले एली बोले तो लेग्यूमिनेसी, सो बोले तो सोलैनिसी, कब तक सो। ऐसे याद रखो ताकि आपको भूलेगा नहीं वो। हाँ, लेकिन व्हीट और राइस के बारे में क्या बोल रहा है वो, बोलो। हाँ, राइस एंड व्हीट समझ में आ रहा है आपको। राइस बोलो, राइस का साइंटिफिक नेम बोलो। पढ़ा हम लोगों ने, ग्रामीनी फैमिली का मेंबर है वो, ओराइजा सटाइवा। व्हीट का तो आपको पता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये याद रहना तो एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम लोगों ने यहां पर किसकी बात की है, पोलन बैंक की जैसी बात, पोलन बैंक की बात कर रहे हैं। जैसा सीड बैंक होती है, जैसे स्पर्म बैंक होती है, वैसा पोलन बैंक भी होती है। उसके लिए -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको अगर स्टोर करके रखेंगे तो उसकी वायबिलिटी वैसी ही मेंटेन रहेगी। परफेक्ट समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपका मेल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरा वाला पार्ट क्या कर रहा है, देखो 1.2.2, मतलब ये भी किस में चल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन में ही चल रहा है। तो यहां पर किसके जिक्र करेंगे, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। अब देखो पिस्टिल बोले समझ में आ रहा है, पिस्टिल या उसी को बोलते हैं कार्पल। उसमें कितने पार्ट होते हैं, 3। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक ही सिंगल कार्पल है तो उस फ्लावर में वही कार्पल है, वही पिस्टिल है, वही गाइनोशियम है। हां, अगर किसी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल या पिस्टिल है तो अब सिंगल यूनिट का नाम कार्पल है या पिस्टिल है और सबको मिलाकर गाइनोशियम बोलेंगे। ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो, अगर एक ही है कार्पल तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, और एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्प। अब मल्टी कार्पिलरी जब है तब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर वो सब कार्पल जुड़े हुए हैं कि अलग है। अगर जुड़े हुए हैं तो फिर सिनकार्पस, अगर अलग अलग है तो फिर एपोकार्पस। तो अब यहां पर एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हैं। देखो सिनकार्पस का एग्जांपल क्या दिया है, पैपावर, और मल्टी कार्पिलरी में एपोकार्पस का एग्जांपल दिया है माइकेलिया। ठीक है, और एपोकार्पस के एग्जांपल में माइकेलिया है, और क्या क्या था, रोज था और लोटस था। याद आ रहा है कि नहीं आपको। और देखो यहां पर सिनकार्पस कंडीशन में पेपावर था, और उधर अगर देखेंगे हम लोग टोमेटो और मस्टर्ड। याद आ रहा है उधर जो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखा था, वहीं पे लिख लेना है। मैंने लिख कर दिया था आपको कि वहीं लिख लो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे देखो, अभी मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम ओव्यूल है। ये इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नीट में। मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल। और भी अगर अच्छा बोलेंगे तो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने यहां पे मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या लिखा है, ओव्यूल। अब ये ओव्यूल की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब हमको पता है कि ओव्यूल के ऊपर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। यही आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट का नाम बदल जाएगा सीड में। आउटर इंटेग्यूमेंट का नाम बन जाएगा टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट का नाम बन जाएगा टेगमन। ठीक है, और ये जो इंटेग्यूमेंट है ये पूरी तरह से कवर नहीं करते ओव्यूल को। जिस पार्ट पे कवर नहीं कर रहे हैं उस पार्ट का नाम माइक्रोपाइल है। तो पॉलिनेशन होने के बाद जब पोलन ट्यूब बनती है तो इसी माइक्रोपाइल से वो एंटर करेगी। गौर से सुनो, और जब ये सीड बन जाएगा तो सीड के अंदर भी माइक्रोपाइल रहेगा, और वहां पर माइक्रोपाइल का काम ऑक्सीजन और वाटर को अंदर ले जाना है ताकि जर्मिनेशन में आसानी हो। और माइक्रोपाइल स्पेस का नाम है, जगह का नाम है। अगर एग्जामिनर आपको यहां पर ब्लफ करने के लिए उस माइक्रोपाइल का प्लॉइडी पूछेगा, क्या पूछेगा, कुछ स्पेस का क्या प्लॉइडी रहता है। हाँ, लेकिन इंटेग्यूमेंट का अगर प्लॉइडी पूछा तो 2n।
आउटर इनर इंटेगुमेंट का। न्यूसेलस का प्लॉइडी पूछा तो 2n। समझ में आ रहा है? एम्ब्रियो सैक के हर एक सेल का अगर प्लॉइडी पूछा तो n, क्योंकि वो मियोसिस होने के बाद बने हैं। एम्ब्रियो सैक बोल रहा हूं मैं। एम्ब्रियो सैक का ही दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन का ही दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब देखो यहां पर समझ में आया भी आपको। दूसरी बात यहां पर और एक बात थोड़ी सी मिस हो गई हमारे से, वो सुन लो। यहां पर आ जाओ फिर से, अभी याद आ गया मुझे ये पोर्शन पे। तो यहां पर देखो क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। ये डिहाइड्रेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिहाइड्रेट के जगह पर हाइड्रेट लिख देगा वो, मतलब डिहाइड्रेशन कंडीशन, मतलब जब पानी की किल्लत है तब पोलन रिलीज होंगे, ये मीनिंग है उसका। पानी की जब किल्लत है, किल्लत बोले तो कमी, कमी को बोलते हैं डी बोले तो नहीं है क्या, हाइड्रेट बोलते हैं वाटर को। पानी नहीं है उस टाइम पर क्या होगा, समझ में आया अच्छे से। अगली बात ये याद रखो, आ जाओ फिर से वहीं पे आ जाओ। हां अब देखो ये बात तो समझ में आया आपको। अब देखो यहां पर जो भी हम लोग ओव्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहां का जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है वो, एनाट्रोपस ओव्यूल है। याद रखो अलग अलग तरह के ओव्यूल हैं, ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस, ऐसे अलग अलग रहते हैं। आपने सिर्फ याद रखना है दो, एक ऑर्थोट्रोपस और एक एनाट्रोपस, और आपने आंसर जब भी देंगे तो ऑर्थोट्रोपस के हिसाब से देना है इसका आंसर। कैसे देना है, ऑर्थोट्रोपस बोलते स्ट्रेट है, स्ट्रेट बोलते ऊपर माइक्रोपाइल है नीचे चला जाए साइड में, तो आंसर हमेशा उस हिसाब से देना है। मतलब एनाट्रोपस में भी अगर पूछेंगे तो आंसर किस हिसाब से देना है, क्यों बोल रहा हूं मैं, अब सुन लो। अब देखो अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, तो अब बताओ कि माइक्रोपाइल जो है उसके नजदीक कौन है, एग एपरेटस, बोलो है। एग एपरेटस में दो चीजें हैं, सिनर्जिड और एग, उनको मिलाकर एग एपरेटस बोलेंगे। अब नीचे, उसके नीचे देखेंगे तो पोलर न्यूक्लिया है, सेंट्रल सेल है, और उसके बाद तीन और सेल है एंटीपोडल। तो अब अगर आपको पूछा गया कि बताओ कि, अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं बिलो एग एपरेटस, तो ये सही है। लेकिन अगर आप एनाट्रोपस में इमेजिन करके देखो तो आपको क्या लग रहा है, वो ऊपर लग रहा है ना, तो आपको क्या लगेगा, सर ये सेंटेंस गलत हो गया। इसीलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर क्या दिया आपको, आंसर किसके हिसाब से देना है, ऑर्थोट्रोपस के हिसाब से। तो सब में नीचे कौन हो गया फिर, एंटीपोडल सेल, सब में नीचे कौन है। तो अब अगर हम लोग एनाट्रोपस में देखें सब में ऊपर दिख रहा हो तो आंसर किस हिसाब से देना है। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है भी आपने, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हमने बोला कि फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अब ये देखो मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बताओ मुझे, जितने सेल प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर उसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल, उसमें होगा, उसका प्लॉइडी बोलो 2n। अब उसमें क्या होगा, मियोसिस, और उससे बनेंगे 4 मेगास्पोर, और जो 4 मेगास्पोर बनेंगे उनको अब बोल रहा है, पहले 2 बन रहे हैं, उसका नाम मेगास्पोर डायड, फिर 4 बन रहे मेगास्पोर टेट्राड, और उनमें से 3 क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट, और जो बचेगा उसका नाम, फिर नीट 2025 का क्वेश्चन कि उस मेगास्पोर में एक बार क्या होगा, ये देखो मेगास्पोर जो बचा उसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। अब वो फंक्शनल मेगास्पोर का प्लॉइडी क्या है बोलो आप, एन है। तो मतलब पहले एक बार क्या हुआ, मियोसिस हो गया, अब उसमें 3 बार माइटोसिस होगा। ये नीट का क्वेश्चन है आपका 2025 का। और उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, और वो बनने वाला एम्ब्रियो सैक गौर से सुनो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होगा। देखो यहां पे नीचे देखो, पॉलिनेशन के ऊपर का लाइन देखो क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, द लार्ज सेंट्रल सेल एंड मेंशन्ड अर्लियर 2 पोलर, thus a typical angiosperm embryo sac at maturity दो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ये लाइन पे देखो, इस पे क्वेश्चन देखो, इसका मतलब आप समझ में आ रहा है। देखो क्या समझना है आपने, सर हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो यही सेम चीज एग्जामिनर ने भी ओपन किया। 2025 का क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर की बात कर रहे हैं, तो उसका जहन कहां गया कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो अब आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये लाइन, ये अगर ये पेज अगर उसने ओपन किया तो उसका जहन कहां पे जाएगा,
तो वो हमको कैसा समझेगा सर? वो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस से समझेगा। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ना, यहां पे फोकस करो। मुझे कैसे पता है? वो हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं। भाई यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पे ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसलिए हम उसको एम्फोसाइज करके बता रहे हैं। यहां तक समझ में आया भी आपको? ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद अब फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक समझ में आया भी आपको? फिर उसके बाद समझ में आ रहा है ना आपको? तो अभी भी प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। अब अगला पॉइंट आ रहा है, देखो 1.2.3 पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको पॉलिनेशन बोलेंगे। अब पॉलिनेशन में एनसीईआरटी ने 3 बताया है टाइप। ऑटोगैमी, देखो उससे पहले भी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम जीनोगैमी। समझ गए? यहां पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें दोनों तरह के फ्लावर मिलते, क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। और उसका एग्जांपल देखो, वायोला, उसी का दूसरा नाम कॉमन पैंसी है, और ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। बोलो, वायोला, उसका दूसरा नाम क्या है? फिर उसके बाद ऑक्सैलिस, फिर कॉमेलिना। इसमें चास्मो और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह। चास्मो बोले तो ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगैमस बोले तो क्लोज फ्लावर। क्लिस्टो का मतलब क्लोज होता है, ठीक है। देखो अब आगे, अगर आगे भी बढ़ा, क्लिस्टोथेशियम, ये बताया था मैंने आपको। कहां पे बताया था? फंगाई के टाइम पे। आपने अगर गौर से देखा होगा तो एस्कोमाइसिटीज में लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बनते, तो वहां पे एक पढ़ा था हम लोगों ने, क्लिस्टोथेशियम। क्लिस्टो बोले तो क्लोज, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, यहां पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जिटेनोगैमी के ऊपर के 5 लाइन पढ़ रहा हूं मैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, ये उसका एडवांटेज है। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, मतलब पॉलिनेटर अगर नहीं भी रहा तो 100% उसमें सीड बनने ही वाला है, ठीक है। आगे देखो, अब डिसएडवांटेज का मैंने बताया था वहां पे आपको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये उसका डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि एक ही जैसा क्या हो रहा है, बार बार पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। जिटेनो बोलते हैं नेबर को। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि प्लांट एक ही है, लेकिन उसी प्लांट के एक फ्लावर, मतलब 2 अलग अलग फ्लावर लेंगे। तो अब ये 2 अलग अलग फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। दोनों में भी ये चीज पॉसिबल है, लेकिन सेम फ्लावर में नहीं आएगा, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में आएगा। तो बताओ उस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सेम है। तो मतलब वो जेनेटिकली तो क्या हो गया वो? हाँ, तो आगे देखो एनसीईआरटी क्या लिख रहा है आपका, कि देखो ये क्वेश्चन आएगा आपको, ऑल्दो जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, और जेनेटिकली, हाँ तो ये अब इसको रिवर्स कर देगा, ये जेनेटिकली इज अ क्रॉस पॉलिनेशन एंड फंक्शनली इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसा कर देगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखो आगे जो है जीनोगैमी, मतलब क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब यहां पर सेम फ्लावर चाहिए, सेम प्लांट भी नहीं चाहिए। अब यहां पे तो समझ में आ रहा है आपको? मतलब क्या है कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे तो चलेगा ही नहीं, आपका जो डिफरेंट ही चाहिए, दूसरा भी प्लांट चाहिए, तो उसके लिए क्या बोलो उसको? जीनोगैमी। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में बायोटिक और एबायोटिक एजेंट है। इसमें पहले एनसीईआरटी ने एबायोटिक एजेंट की बात की है। एबायोटिक एजेंट 2 हैं, एक विंड और वाटर। विंड से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली एनिमोफिली बोलेंगे, और वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली। एनसीईआरटी ने पहले एनिमोफिली को समझा है, विंड वाले को, ठीक है। और विंड के फिर कैरेक्टर लिखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में चेंज हुआ है टैसल के रिलेटेड, बताया था ना मैंने आपको, हाँ याद रखो, वो वाली चीज आपने क्लियर रखना है। अगला, जो ये विंड और वाटर के अंदर भी ज्यादातर विंड में होगा, वाटर में बहुत कम होगा। ओनली 30 जनरा लिख रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। और ये याद रखो, इसमें एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी में 3 लिखा है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला और जोस्टेरा। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला फ्रेश वाटर है, जोस्टेरा मराइन वाटर है, ठीक है। अब देखो, अगर पानी के सतह पे आकर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं, और अगर नीचे ही हो रहा है तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो ईपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल वेलिस्नेरिया है, समझे अभी। और जोस्टेरा जो है ना, वो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल। क्लियर हो गया? ये बातें याद रखना है। अब ये वाली फिगर जो है, ये वाली फिगर को भी अच्छे से समझना है आपने। यहां पे ऊपर जो ये ब्लैक कलर का जो दिखा हुआ है ना, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर, वो वाटर है। क्या है वो? वाटर है। और ये देखो, ये वाला फीमेल फ्लावर जो दिख रहा है आपको यहां पे लिखा हुआ, इसका पार्ट एनलार्ज किया हुआ है यहां पे। और ये दिख रहा है नीचे मेल फ्लावर, और ये जो मेल फ्लावर आकर यहां पर
इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिनेशन होने के चांसेस, मतलब फ्यूज होने के चांसेस है। यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने अब बायोटिक फैक्टर के बारे में बात किया है। बायोटिक में जो मोस्टली है वो एनिमल्स हैं, इसीलिए उसको कंबाइन में जूफिली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब उसमें एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, वो आपने याद रखना है। द बीज, बटरफ्लाई, सब में ज्यादा बीज, बीज में भी सब में ज्यादा हनी बी, 80% तो कौन करता है, हनी बीज ही कर लेते हैं। बटरफ्लाई, फ्लीज, बीटल, वास्प, एंट और मॉथ्स। और बर्ड भी देखो, बर्ड में कौन आ रहा है, सन बर्ड और हमिंग बर्ड आ रहे हैं। एंड बैट्स में दो आ रहा है, वो बैट्स का जो है, इसलिए याद रखो बैट्स से होने वाले पॉलिनेशन को कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं, कायरोप्टेरोफिली, ठीक है। और ये रात में ही होगा, क्योंकि रात में ही बैट निकलते हैं ना, ये वाली बात है। ऑफन फ्लावर, एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। अब उसके ऊपर देखो, लार्जर एनिमल की भी बात कर रहा है यहाँ पे। प्राइमेट्स में कौन है, लीमर्स। आर्बोरियल में ट्री ड्वेलिंग को क्या बोलते हैं, रोडेंट्स। और इवन रेप्टाइल, जीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, ठीक है। और यहां पर फिर आगे एनसीईआरटी ने कुछ पॉलिनेशन की बात की है कि भाई एनिमल पॉलिनेशन करने के लिए क्यों उस फ्लावर के पास आएंगे, तो वो फ्लावर उनको रिवॉर्ड देता है। क्या दे रहा है, रिवॉर्ड। और वो जो रिवॉर्ड है वो एक तो नेक्टर के फॉर्म में होगा या पोलन ग्रेन के फॉर्म में होगा। तो नेक्टर मतलब क्या, ये शुगरी सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो पॉलिनेशन के लिए आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं लेकिन पॉलिनेशन में मदद नहीं कर रहे, इसीलिए प्लांट ने और उस इंसेक्ट ने या उस एनिमल ने क्या किया, अपने अंदर दोनों ने इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कि भाई तू मेरा काम कर रहा है तो मैं तेरे लिए ही ये चीजें बनाऊंगा, तो इस तरह के रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसी कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग कि उसकी वजह से म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर एनसीईआरटी बात किसकी कर रहा है, फिग वास्प की कर रहा है। फिर उसके बाद एक्का की बात कर रहा है। एक्का एक प्लांट है, ठीक है, उसमें प्रोन्यूबा मॉथ होती है, मॉथ, MOTH, मॉथ, ठीक है। तो प्रोन्यूबा जो है उसको पुराना था प्रोन्यूबा एक्कासिल्ला। और फिग जो है, फिग अंजीर, अंजीर जो है याद आ रहा है कि नहीं आपको, वो ब्लास्टोफेगा वास्प होती है। क्या होती है वो, ब्लास्टोफेगा वास्प। और उनके बीच में कैसा है ये, म्यूचुअलिटी अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये बात है। समझ में आ गया आपको, ये वाली बातें याद रखना। अगला जो पॉइंट है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब प्लांट चाह रहा है कि मेरे अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, मेरे अंदर सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो। और क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम आउट ब्रीडिंग है। और आउट ब्रीडिंग होने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइसेस प्रोड्यूस किया, मतलब चीजें प्रोड्यूस किया। तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो फ्लावर हमेशा क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। सॉरी, फ्लावर जो है ना बाइसेक्सुअल भी रहे तो भी हो चलेगा, लेकिन फ्लावर ओपन होना चाहिए। चैस्मोगैमस फ्लावर है, क्लोज फ्लावर के अंदर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन की बात नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद में अगर चाह रहा है तो उसके अंदर हेट्रोस्टाइली होनी चाहिए। हेट्रोस्टाइली मतलब समझ में आ रहा है कि एंथर मतलब जो क्या बोलेंगे, स्टेमन, उसका साइज बहुत बड़ा और कार्पेल का साइज बहुत छोटा, इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। कार्पेल का साइज बहुत बड़ा और स्टेमन का साइज छोटा, इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। समझ में आ रहा है। या तो अगर ये भी अगर नहीं हो रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, सिंक्रोनी नहीं होनी चाहिए। मतलब जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है उस टाइम पर इधर एम्ब्रियो सैक प्रॉपर नहीं बनना चाहिए। तो ये अगर सिंक्रोनी मेंटेन नहीं रहेगी तो सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी नहीं होगा। और फिर आगे एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि प्लांट अगर डायोशियस है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की बात ही नहीं आई। एग्जांपल पपाया, डेट पाम, याद आ रहा है। उनमें क्या होता है कि मेल प्लांट ही अलग और फीमेल प्लांट ही अलग है। और फिर आगे एनसीईआरटी लिख रहा है कि जेनेटिकली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब ये टोबैको के अंदर देखने मिलता है कि अगर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन, प्लांट का बोल रहा हूं मैं, अगर पोलन ग्रेन अगर गिरा तो उसको पॉलिनेशन के लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए उसको चांस नहीं मिलेगा। परफेक्ट समझ में आया भी आपको, पूरी बातें यहां पे लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो यहां का सेंटेंस देखो, अभी इधर वाला क्या बोल रहा है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को क्या बोल रहा है, ऑल दीज इवेंट, यहां पे देखो इस जगह पे अंडरलाइन करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑल दीज इवेंट्स from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction। सिर्फ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे लैंड किया और वहां पे जो केमिकल डायलॉग चल रहा है उतने कोई पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं बोलते, पूरा एंटर करने तक को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते, ठीक है। अब ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बहुत सारे जर्मिनेट हो रहे हैं वो बताया है, ये पोलन ट्यूब बन रही है वो बताया है, और उसके अंदर यहां पर जब एंटर कर रहा है तब वो बता रहा है, और यहां पर जब एंटर करने के बाद जब ब्रस्ट करेगा तब बता रहा है। तो मैंने बोला था कि एंटर करने से पहले वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो पीछे चला जाता है और मेल गैमेट आगे आते हैं। देखो यहाँ पे फिगर में देखो, आपको समझ में आएगा। ये फिगर में गौर से देखो, पीछे कौन दिया है देखो, और आगे कौन आ गए,
हाँ, और देखो यहां पर ये जाकर रप्चर हो गया अंदर सिनर्जिड के अंदर, सिनर्जिड के सेल के अंदर। तो देखो अब जब रप्चर हो गया तो दो मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और एक सिनर्जिड का न्यूक्लियस। तो देखो जब ये दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एक के साथ जाकर फ्यूज हो गया, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ जाकर फ्यूज हो गया, अब कितने न्यूक्लियस बचे फिर? अब दो। तो देखो साइड में दो न्यूक्लियस दिखेंगे आपको, इधर यहां पे गौर से अगर देखोगे रेड कलर में, देखो इधर साइड में दिख रहे हैं किसके दो न्यूक्लियस हैं? वो एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और एक सिनर्जिड का है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? कितना बारीकी से देखना लगेगा आपको। देखो फिर उसके बाद में एनसीईआरटी ने यहां पर आपको एक्सपेरिमेंट की बात की है, कुछ प्लांट के एग्जांपल दिए हैं। देखो पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम और विंका, इनमें से किसी भी प्लांट के अगर आपको पोलन ग्रेन मिलते हैं तो उसमें 10% शुगर सॉल्यूशन डालो और क्या करो, बोल रहा है वो, कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रुको, आप एक्चुअल में पोलन ट्यूब बनते हुए देखोगे। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल है ये चीज, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात की है, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, ठीक है। अगर नेचुरल हो रहा है तो, अगर आर्टिफिशियल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो अब हमको पता है कि इमैस्कुलेशन करना लगेगा, फिर बैगिंग करना लगेगा, फिर दूसरे जो पोलन ग्रेन उसमें डस्टिंग करना लगेगा, ये सब बातें आएंगी, ठीक है। आगे आ जाओ। अब यहां पे फिर डबल फर्टिलाइजेशन की बात आ रही है। तो मैंने बताया था आपको डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो चीजें होती है, एक सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, बाद में जो फ्यूज हो जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या होगा, उनके साथ में मेल गैमेट जाकर फ्यूज हो जाएगा और वो 3 वाला न्यूक्लियस बनेगा। उस न्यूक्लियस का नाम है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और सेंट्रल सेल का नाम बदल कर क्या हो जाएगा? PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। याद रह जाएगा। ये देखो अब आगे एनसीईआरटी ने यहाँ पे पूरी बातें की है कि किस तरह से ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना और आगे चलकर इसी से एंडोस्पर्म बनेगा, और यही एंडोस्पर्म, गौर से सुनो, यही एंडोस्पर्म आगे चलकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो सैक बनने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? न्यूसेलस। एम्ब्रियो बनने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। और जर्मिनेशन के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? कॉटिलिडॉन। जर्मिनेशन बोल रहा हूं, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर कौन करेगा? कॉटिलिडॉन। याद रखना आपने। अब देखो आगे, अब बताओ, पहले कंप्लीट हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। अब क्या आएगा? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन पहले क्या आएगा? एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, फिर क्या आएगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और फिर उसके आगे क्या आएगा? सीड, और फिर उसके आगे क्या आएगा? अब उसमें सीड बन गया, कंप्लीट हो गया, फिर एडिशनल बात एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक की गई है। अब देखो एंडोस्पर्म हम लोगों ने बोला था 3 तरह का होता है, एनसीईआरटी 2 तरह का बोल रहा है, सेल्यूलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब मैंने तीसरा बताया था, हैलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है, 3 तरह, लेकिन एनसीईआरटी ने कितने जिक्र किया है? 2 ही किया है। तो अब यहां पर कोकोनट की बात कर रहा है। कोकोनट का जो पानी है, जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं, इट्स आल्सो अ लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो मलाई जो खा रहे हैं हम लोग, वो क्या है? सॉलिड एंडोस्पर्म या सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो मैंने, समझ में आ रहा है आपको? ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? ये बात समझ में आनी चाहिए अभी आपको, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी ने किसका जिक्र किया है? एम्ब्रियो का। किसका जिक्र किया है? एम्ब्रियो का। अब एम्ब्रियो की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने बोला था मोनोकॉट और डाइकॉट का एम्ब्रियो, इनके अंदर सिमिलरिटी होती है, हाँ, लेकिन डाइकॉट के एम्ब्रियो में एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो बातें की है वो हाइपोकोटाइल, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर याद रखना है आपको, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला जो फिगर है वो किसका है? मोनोकॉट एम्ब्रियो का है। इसमें मोनोकॉट के एम्ब्रियो का जो कॉटिलिडॉन है उसको स्क्यूटेलम बोल रहा है, देखो एनसीईआरटी, और स्क्यूटेलम शील्ड शेप का होता है। और ये जो ऊपर अगर बात करेंगे प्लूम्यूल के ऊपर जो प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहा है एनसीईआरटी? अब यहाँ पे शूट अपेक्स लिखा है उसने, क्या लिखा हुआ है उसने? शूट अपेक्स। उसके ऊपर क्या लिखा है? देखो कोलियोप्टाइल, और कोलियोप्टाइल के बारे में इधर लिख रहा है एनसीईआरटी फोलियर स्ट्रक्चर, देखो लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे चलकर देखेंगे कि अब ये मैंने बार बार समझाया था आपको, RRC, इधर देखो सब बच्चे यहां पे, पहले रेडिकल है, फिर रूट कैप है, और फिर कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा के बाद रूट कैप नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में? अगला जो पॉइंट है वो किसके रिलेटेड है? सीड के बारे में। तो यहां पे अगर सीड के अंदर अल्ब्यूमिन बोले तो क्या प्रेजेंट है? तो उसको बोलते हैं
अल्ब्यूमिनस सीड, और अगर नहीं है तो नॉन अल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी सीड में न्यूसेलस अगर रेमिनेंट रह जाता है तो उसको पेरिस्पर्म बोलेंगे। और उसका एग्जांपल बीट, बीट रूट नहीं बोल रहे हम लोग, बीट। और दूसरा क्या है बोलो, ब्लैक पेपर। और एक बोला था कैस्टर, 3 याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉर्मेंसी की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? डॉर्मेंसी की। और फिर हम लोगों ने ये देखा था, आवाज आ रहा है ना आखिर तक? डॉर्मेंसी की बात कर रहे हैं। तो डॉर्मेंसी में हमने देखा था 2 एग्जांपल अब यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कौन कौन से बोलो? अब यहाँ पे डॉर्मेंसी के अंदर इधर वाले जो बात है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस और फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, कहां पे एक्सकैविकेट किया है देखो जरा इसको, थोड़ा सा ये याद रखना है अपनी। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे, जो इस जगह पे नीचे देखो ऑरबैंके और स्ट्राइगा लिखा हुआ है, देखो वो पैरासिटिक प्लांट है। इस पे क्वेश्चन आएगा अब आपको, पैरासिटिक प्लांट में कौन कौन आएगा। ठीक है, देखो पैरासिटिक प्लांट अलग होते हैं, पैरासिटिक प्लांट की बात चल रही है, ऑरबैंके और स्ट्राइगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये बात याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद एपोमिक्सिस और क्या दिया हुआ है? पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में किसका एग्जांपल आएगा? एस्ट्रेसी और तो एस्ट्रेसी इज एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट, एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट। ग्रामिनी इज एडवांस फैमिली ऑफ मोनोकॉट। तो दोनों एडवांस फैमिली में आपको वो चीजें दिख रही है। परफेक्ट, समझ में आया? हाँ, आगे देखो, अब पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर आपको 2 बातें याद रखना है। एक एग्जांपल क्या है बोलो? सिट्रस और यहां पर जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी है। इधर देखो पहला लाइन, कौन सी एम्ब्रियोनी है वो? न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी। यहां तक क्लियर हो गया? बस यहां तक समझ में आया ना? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब देखो समरी के अंदर एक चीज आपको यहां पे आर्किस्पोरियम लिखा हुआ है, देखो वो वाली चीज एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, फिर बाकी का अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही चैप्टर का रिवीजन पॉसिबल हो पाया है अभी आपको। ठीक है, अगले अब 2 चैप्टर हैं, एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कभी दूसरे दिन देखेंगे हम लोग। ठीक है।